हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बालेंद्र प्रताप सिंह। क्लास 11th के फिजिक्स के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास को शुरू करने के पहले आपको पहले मैं रिवाइज करा देता हूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। एक्चुअली एक दो लेक्चर पहले हमने शुरू किया था वेक्टर्स को जोड़ना, ठीक है, और वो भी कौन से मेथड से, ज्योमेट्रिकल या फिर एनालिटिकल मेथड से। तो एनालिटिकल या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन यानी कि ज्यामितीय विधि से सदिशों का योग, ये हमने शुरू किया था। और हमने पढ़ा था कि दो तरीके से दो ज्योमेट्रिकल मेथड हैं जिनकी मदद से हम वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। पहला ट्रायंगल लॉ जो मैं पढ़ा चुका हूं, त्रिभुज नियम, और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ जो कि समांतर चतुर्भुज नियम आज क्लास में करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नंबर 2 दूसरा मेथड है, हेडिंग क्या है, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, कैसे इस नियम से हम दो वेक्टर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं वो देखेंगे। एक बार थ्योरी में पढ़ता हूं, आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, पहले चीजों को समझिए, नोट्स आराम से बनाइएगा, मिल जाएगा आपको। पहले चीजों को समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यदि किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं, संलग्न मीन्स एक साथ लगी हुई, संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उसी बिंदु से, यानी कि जहां से वो दोनों संलग्न है, दो वेक्टर्स जहां से संलग्न है उसी बिंदु से जो विकर्ण होगा उसके द्वारा निरूपित होगा, जो उसी बिंदु से खींचा गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसे सदिशों के जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। तो दैट इज द रूल। और अब देखिए इस रूल को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फिगर से। अगर थ्योरी पढ़ के नहीं समझ में आई, अभी मैं फिगर बनाऊंगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं आगे यहाँ पे एक चीज एज्यूम किया मैंने कि माना दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर थीटा कोण पर झुके हैं तब। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है हमारे पास, सपोज दैट ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, ओके। और सपोज दैट एक वेक्टर बी है कुछ इस तरीके से, ये है मान लीजिए वेक्टर बी। सपोज दैट ये दोनों कहां से लगे हुए हैं, संलग्न कहां से हैं ये, एक मिनट फिगर थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं। जैसे ये आपका वेक्टर ए था, वेक्टर ए, और ये है हमारा वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कोण कितने का बना है बच्चों, थीटा का। यही बोला है कि माना दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर थीटा कोण पर झुके हैं, तो एक वेक्टर ए है यहाँ पे, वेक्टर ए, और एक वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। अब देखो इनको एक समांतर चतुर्भुज की ऐसी भुजाओं से दिखाएं, सपोज दैट इस पॉइंट का नाम है ओ, तो पॉइंट ओ से ये संलग्न है, एक साथ लगी हुई है, संलग्न मींस एक साथ लगी हुई। अब ये समांतर चतुर्भुज से कैसे दिखा सकते हैं, कैसे समांतर चतुर्भुज बन सकता है ना बच्चों। ये वाला जो वेक्टर बी है इसी के समांतर यहाँ पे एक वेक्टर बना दो तुम, बिल्कुल इसी के समांतर, और जो वेक्टर ए है इसके समांतर यहां पे एक वेक्टर बना दो, एक लाइन खींच दो, ओके। तो अब देखो ये एक जो चित्र बनता दिखाई दे रहा है, ये किसका चित्र बनता दिखाई दे रहा है आपको, ये समांतर चतुर्भुज का चित्र बनता दिखाई दे रहा है, समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये देखो ये दोनों समांतर है, और ये भी कैसे हैं, समांतर है। तो अगर समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं से तुमने एक वेक्टर को दिखा दिया जो थीटा एंगल पे हैं, तो इसी पॉइंट ओ से, जहां पे संलग्न हुआ है, ओ पे संलग्न हुआ है, तो ओ से इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, सपोज दैट ये ओ से जाते, तो विकर्ण तो दो होंगे, एक तो ये वाला जो मैं बना रहा हूं, एक तो ये वाला होगा, और एक विकर्ण तो ये वाला भी होगा। लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, जो इन दोनों संलग्न वेक्टर्स का जो पॉइंट है उस पॉइंट से होकर गुजर रहा हो जो विकर्ण, यही इन दोनों वेक्टर का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा, जहां पे वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। तो ये वेक्टर आर जो है वो ए और बी के परिणामी को शो कर रहा है, परिणामी को प्रदर्शित कर रहा है। यही कहता है समांतर चतुर्भुज का नियम, यही कहता है समांतर चतुर्भुज का नियम। अब देखो थ्योरी से इस फिगर को रिलेट करो, अब समझ में आएगा शायद आपको। कह रहा है कि यदि किन्हीं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से, यानी बिंदु ओ से खींची गई दो संलग्न भुजाओं, यानी कि ये और ये दोनों संलग्न है, एक साथ लगी हुई है,
प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा, ये विकर्ण है, निरूपित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया हो, यानी पॉइंट ओ से खींचा गया हो। और यही जो रूल है, यही क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है, समांतर चतुर्भुज का योग का नियम है। तो ए और बी वेक्टर सपोज दैट थीटा एंगल पे जा रहे थे तो इनका रिजल्टेंट आर यहां से ये बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो हमने बनाया है यही है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम। तो उम्मीद करता हूं ये तो समझ में आ गया होगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर आर को बार बार फिगर बना के अगर हम चीजों को करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बार बार फिगर बना के चीजों को करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर बार बार फिगर बना रहे हैं, फिर उसमें हम ज्यामिति विधि, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर आर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, जैसे वहां पे ट्रायंगल लॉ में आर का एक फॉर्मूला बना दिया था, यहां पे भी एक फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि हमें आर को निकालने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हम परिणामी वेक्टर आर को निकाल सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परिणामी वेक्टर आर को निकालने के लिए देखिए यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं, ये ओ ए है, इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दे रहा हूं, ओके। और इस ओ ए से या फिर वेक्टर ए था, ये एक वेक्टर ए था, इसका नाम मैं दे देता हूं पी, क्योंकि एक ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ओ पी क्यू। इसका आर होना चाहिए था लेकिन वेक्टर आर से परिणामी दिखा रहा है तो इसका नाम मैंने दे दिया सपोज दैट एस। अब यानी कि ओपी को आगे बढ़ाया और क्यू से ओपी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री पे बनाया मैंने, परपेंडिकुलर डाल दिया। और सपोज दैट उसने जहां पे कट किया है इस पॉइंट का नाम है ई, तो यानी ई पे मैंने क्या किया, ओपी लाइन को आगे बढ़ाया और क्यू से ओपी पर एक लंब डाल दिया जो कि ई पर आके गिरता है। तो इससे फायदा क्या हुआ बच्चों, फायदा ये हुआ कि ओ ई क्यू एक हमें त्रिभुज मिल गया, वो भी कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज मिलते ही एक थ्योरम याद आती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, और हमें लगता है कि शायद हम कुछ निकाल पाएंगे। तो ध्यान से चीजों को देखिएगा तब समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये आर जैसे वहां पे ट्रायंगल लॉ में निकाला था वैसे यहां पे भी निकाल लेंगे। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज ही बन रहा है, और ये एक्चुअली ट्रायंगल लॉ के जैसा ही है, बस इसको एनालाइज करने की जरूरत है। तो वो एनालाइज मैं भी आपको करा रहा हूं, 1 सेकंड का आप टाइम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं इसको। देखिए त्रिभुज ओ ई क्यू से वही सेम जैसे ट्रायंगल लॉ में था वैसे ही रूल दिमाग लगाने वाले हैं। ओ ई क्यू से, तो ओ ई क्यू से अगर देखें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग लिख सकते हैं। तो कर्ण यानी कि कौन सा है, ओ क्यू है, तो हमने लिखा ओ क्यू। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है, ओ ई है, तो ओ ई का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब क्या है, क्यू ई है, तो हमने लिखा क्यू ई का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ ई को देखें ध्यान से, अगर ओ ई को, तो ये दो पार्ट से मिलकर बना ओपी प्लस पीई से, तो इसको हमने लिख दिया ओपी प्लस पीई, और चूंकि इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस क्यू ई का स्क्वायर, तो ऐसे ही रह जाएगा। अब ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो तो ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए की जगह पे ओपी है और बी की जगह पे पीई है, 2ab, और प्लस क्यू ई का स्क्वायर तो मैं यहाँ पे लिख ही दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो तुम इस छोटे वाले ट्रायंगल में पीई क्यू से, त्रिभुज पीई क्यू से इस त्रिभुज से अगर देखा जाए तो इसमें भी हम पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पी क्यू का स्क्वायर, यानी कर्ण है ना, ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी कि बराबर पीई का स्क्वायर धन क्यूई का स्क्वायर लिख सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे ध्यान से देखो, पीई का स्क्वायर है, पीई का स्क्वायर प्लस क्यूई का स्क्वायर प्लस क्यूई का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को हटा के हम पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसको यहां से लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर, और इन दोनों को हटा के हम क्या लिखने वाले हैं, पी क्यू का स्क्वायर, तो प्लस पी क्यू का हमने लिखा स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस यहां पे क्या बचा है 2 इंटू ओपी इंटू पीई।
ठीक है, ओपी इंटू पी, क्योंकि ये और ये हटा के हमने क्या लिखा, पी क्यू, यहाँ पे दिख रहा है पी क्यू के बराबर, तो वो हमने लिख दिया। यहां तक पहुंच गए हम। इसके आगे देखिए थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इसमें एक चीज और देखना, इसमें ध्यान से देखो ओ क्यू, तो ओ से क्यू वेक्टर आर है, लिख देंगे आराम से वेक्टर का नाम। ओपी, ओ से पी वेक्टर ए है, लिख देंगे पी से क्यू। पी से क्यू को ध्यान से देखो, पी से क्यू चूंकि समांतर में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और साथ के साथ बराबर भी होती हैं। तो ये और ये ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में और साथ के साथ एक ही लंबाई की है। और दिशा और लंबाई अगर एक जैसा होगा तो वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि जो वेक्टर बी यहाँ पे है वही वेक्टर बी यहाँ पे भी है, क्योंकि इसी के समांतर मैंने ये लाइन खींची थी, तो दिशा इसी की मिल गई इसको, क्योंकि इसी के समांतर है, जिस दिशा में ये उसी दिशा में ये, और चूंकि समांतर बना है चतुर्भुज, तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। तो वेक्टर बी, ये भी, ये डॉट 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 जो है अगर ध्यान से देखो तो ये भी किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है। और ये वेक्टर ए है, इसको अगर ध्यान से देखो, यही दिशा और यही लंबाई, ये अगर ध्यान से देखो तो वेक्टर ए है। अभी उसकी जरूरत नहीं, इससे मैं लिख नहीं रहा हूं। तो ये वेक्टर बी, तो यानी कि जहां पे पी क्यू होगा वहां पे तो मैं वेक्टर बी लिख दूंगा, प्लस 2 ओपी, ओपी होगा तो वेक्टर ए लिख दूंगा। पीई, पीई यानी कि ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, इसको क्या लिखूंगा, किस वेक्टर में, क्योंकि कोई ना कोई वेक्टर में लिखूंगा तभी तो रिलेट कर पाऊंगा आर और ए और बी को। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा छोटे वाले त्रिभुज, त्रिभुज पीई क्यू से एक बार और क्या लिखना पड़ेगा, अगर, हाँ एक चीज और नोट करो, देखो इस वाले और इस वाले लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो ध्यान से देखो यही लाइन आगे तक एक्सटेंड हुई है और यही वेक्टर बी यहां पे भी है, चूंकि यही वेक्टर बी और ये लाइन, तो यानी कि ये लाइन तो बदली नहीं है और ये वेक्टर बी जिस एंगल पे था वही वेक्टर बी यहाँ पे उतने ही एंगल पे है। तो अगर इस लाइन और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो इसी लाइन और वेक्टर बी के बीच का कोण यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा ही होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, ये दो वेक्टर्स थे, दो वेक्टर्स, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इसी को मैंने आगे बढ़ाया और देखो यहाँ पे आ गए, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये वेक्टर ऐसे ही आगे बढ़ गया था और ये वेक्टर ऐसे ही शिफ्ट हो गया था। और शिफ्ट करने पे अगर दिशा और परिमाण ना बदले तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों वेक्टर्स पे, तो दोनों वेक्टर्स पे फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे एंगल थीटा तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे तो समझ में जरूर आया होगा आपको। अब पीई क्यू से अगर कॉस थीटा लिखो स्टूडेंट्स, कॉस का थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार यानी कि पीई बटे कर्ण होता है, और कर्ण क्या है, पीक्यू है, कर्ण क्या है, पीक्यू है। तो यहां से इसको बटे 1 करके फिर से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पीई में 1 से गुणा होगा तो पीई बराबर पीक्यू कॉस थीटा आ जाएगा, पीक्यू कॉस का थीटा आ जाएगा, पीक्यू कॉस का थीटा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले में पीई के जगह पे क्या रख देंगे, पीक्यू कॉस थीटा रख देंगे। इस रिलेशन को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मेरे पास जगह नहीं है, मैं बोर्ड खाली कर देता हूं। आप एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि ये नोट्स आप बाद में लिख पाओ। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, तसल्ली से, अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए पढ़ने का सही तरीका क्या है ऑनलाइन की, पहले आप चीजों को समझो, ध्यान से उस चीज को एनालाइज करो, समझो कि सर क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या बता रहा है। कुछ बहुत जरूरी है, जल्दी से रफ लेके बैठे हो, वहां पे एक आध लाइन नोट कर लिया कि हाँ मुझे आगे, अभी सर आगे बढ़ेंगे तो काम आएगा, ये लिख लेना चाहिए, तो वो लिखो। अदरवाइज नोट्स मत लिखा करो, नोट्स का ले लो स्क्रीनशॉट, और जब लेक्चर खत्म हो जाए आराम से उस नोट्स को बैठ के प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी में लिखो। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, यहां पे देखिएगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ पी इंटू पीई था, पीई की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू कॉस का थीटा लिखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, ये जितने भी ओपी ओ क्यू पी क्यू ये सब लिखा हुआ, इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ओ क्यू, ओ से क्यू क्या है, वेक्टर आर, तो आप लिख देंगे वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर, ओपी क्या है, ओपी इज वेक्टर ए, तो देन वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस पी क्यू इज व्हाट, पी क्यू इज वेक्टर बी, तो आप लिख दोगे वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओपी क्या है, वेक्टर ए है, इंटू पी क्यू क्या है, वेक्टर बी है, और साथ में क्या लगा हुआ है, कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया इसको। अब चूंकि अगर हमें
वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, वेक्टर आर का परिमाण निकालना हो तो स्क्वायर दाएं साइड में जाएगा, और कर्ली के अंदर वैसे भी निगेटिव साइन नहीं हो सकता, वो परिमाण ही है कहीं ना कहीं, तो हमें वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वेक्टर का तीर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, हम दिशा की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो परिणामी वेक्टर आर है उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन नहीं है तो वहां पे वेक्टर लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा बच्चों, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेक्टर ए में वेक्टर हटा दो तो लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos का थीटा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। या फिर आप इसको वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा, यहीं पे एक लाइन में बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बराबर आर, और वो आर रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से आप आसानी से वेक्टर आर यानी कि ये परिणामी को निकाल सकते हैं। क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आपको ध्यान हो तो ट्रायंगल लॉ में भी वेक्टर आर यानी कि आर का जो मैग्नीट्यूड था, परिणामी था, वो कितना आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो परिणामी वेक्टर आर का जो ए बी से रिलेशन है, जो मैथमेटिकल रिलेशन है, वो नहीं बदलेगा, बस हमारा एनालिटिकल ग्राफिकल जो एनालिसिस था, ग्राफिकल मेथड था, वो बदला था। वहां पे ट्रायंगल लॉ था, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ है। पर अगर ध्यान से देखो तो पैरेललोग्राम भी ट्रायंगल लॉ की तरह ही है। मैं एक बार आपको एनालाइज कराता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा भाई। देखो आप क्लास 11th में आए हो, 10th का लेवल कुछ और था, 11th का कुछ और है, तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है ऑनलाइन, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक के बजाय 2 बार 3 बार देखो। और अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते यही चीज आपको क्लास में नहीं समझ में आती तो आगे नेक्स्ट आपको या तो टीचर से रिक्वेस्ट करना पड़ता या फिर आपको फिर कुछ और किसी और से सीखना पड़ता, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है। यहाँ पे क्या है कि आप रिपीट में लेक्चर्स को देख सकते हो, तो रिपीट में देखो, समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। समझाया अच्छा जा रहा है, बस आपको थोड़ा सा अभी आपका लेवल बढ़ नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे वो हो जाएगा, ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। तो आपको और समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, आप मुझसे कह सकते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा जो चीज नहीं समझ में आ रही वो पर्टिकुलर चीज, क्योंकि अब पूरा लेक्चर नहीं समझ में आया ये तो हो नहीं सकता, तो जो पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आ रही है वो व्हाट्सएप आपका ग्रुप है, उस ग्रुप में आप मैसेज डाल दो फटाफट, जो भी बच्चे ग्रुप में हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे आना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे तो आप जुड़ी जाओ, क्योंकि वहां पे हर एक चीज की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब कर लो तुरंत, क्योंकि जैसे सब्सक्राइब आप कर लोगे तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप तुरंत क्लास को कर सकते हो। आपको पता भी लगेगा कि हाँ कौन सी क्लास कब है कैसे है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहां पे इसको ध्यान से देखो ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए का ये सिर है, और ये किसकी तरह से काम कर रहा है, वेक्टर बी की तरह से, और बी का यहाँ पे क्या है, पूंछ है, यहाँ पे बी का सिर है। अगर ऐसा है तो वेक्टर ए के सिर से वेक्टर बी की पूंछ और वेक्टर बी यहाँ, और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाले की पूंछ और आखिरी वाले का सिर, तो इसकी पूंछ और आखिरी का सिर ये रिजल्टेंट वेक्टर रहा। तो कहीं कहीं देखा जाए तो ये एक तरह से क्या है, ट्रायंगल रूल ही है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ए के सिर से बी का पूंछ और बी के सिर से ए के पूंछ को आखिरी में हमने मिला दिया। जिस भी लाइन से मिलाएंगे वही क्या होगा, उस त्रिभुज का जो भुजा मिलेगी हमें तीसरी वाली कांट, वही क्या होगी, वेक्टर आर होगी। वहां पे भी वही होती थी, यहाँ पे भी बस ये है कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज नहीं होने लगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया प्रॉपरली। और वहां पे क्या था, पहले से ही वो ट्रायंगल लॉ में था कि भाई पहले वेक्टर ए को बनाना है, फिर उसके सिर से बी के पूंछ को जोड़ना है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे दो संलग्न भुजाएं अगर हैं ए और बी एक समांतर चतुर्भुज की, तो उसी संलग्न भुजा के पॉइंट से जहां से वो संलग्न है, उसी पॉइंट से जो उसका विकर्ण होगा उस समांतर चतुर्भुज का, वही उस वेक्टर का, उन दोनों वेक्टर्स का परिणामी वेक्टर आर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको पैरेललोग्राम मेथड समझ में आया होगा, और ट्रायंगल लॉ में भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो वहां पे दूर हो गई होगी। और हाँ, जो एंगल थीटा है, यहाँ पे देखो एंगल थीटा, इसलिए मैं बार बार कहता था कि एंगल थीटा दो वेक्टर्स ए और बी के बीच का कोण है, ए और बी के बीच का कोण है। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ में क्या हो, थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ से हमने थीटा एंगल मेजर किया था, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर्स को दोनों को एक साथ उनके पूंछ से पूंछ को जोड़ दोगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वही दो वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल होगा। यहाँ पे दो वेक्टर्स इनको पूंछ के पूंछ से जुड़ा है तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके जब चित्र बहुत कठिन आते हैं, जब आपसे सवाल लगवाया जाएगा, फिगर बहुत डिफिकल्ट आएंगे, तो आप समझ नहीं पाओगे कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है कि
120 डिग्री है कि 180 डिग्री है कि, मतलब आपको कंफ्यूजन होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री है कि 270 डिग्री है, आप समझ नहीं पाओगे। तो बेहतर होगा कि आप दोनों वेक्टर्स को शिफ्ट करना, उन दोनों को एक साथ जोड़ना। कैसे? दोनों को पूंछ से पूंछ को जोड़ देना, और पूंछ से पूंछ को जोड़ने के बाद उन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वही एक्चुअल कोण होगा वेक्टर ए और बी के बीच का। क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा ए और बी के बीच का कोण है। यहाँ पे शायद लिखा भी था थोड़ी देर पहले कि अगर दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो ए और बी को कैसे जोड़ेंगे। तो सारी चीजें आपको लगभग क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको एक बार पूरा समराइज भी करा दिया, ट्रायंगल लॉ भी, और ट्रायंगल लॉ को भी रिलेट कर दिया मैंने पैरेललोग्राम लॉ से। तो बहुत अच्छी एनालिसिस की हमने, और आपको भी इस चीज को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। फिलहाल आप इसको कंप्लीट करिए, इसको कंप्लीट करिए जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। नोट्स में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं अभी यहां से, और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो वेक्टर आर हमने निकाल लिया है। चलिए आगे चलते हैं। आर हमने निकाल लिया, आर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। लेकिन वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका परिमाण, दूसरा उसकी दिशा। परिमाण तो हमने निकाल लिया है, लेकिन वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वेक्टर आर की दिशा ज्ञात करने के लिए, माना कि वेक्टर आर वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है। सपोज दैट जो हमारा ये वाला वेक्टर आर है वो दिए गए वेक्टर ए से सपोज दैट कितना एंगल बना रहा है, ध्यान से देखना, अल्फा। अगर अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा अगर हमने निकाल लिया तो हम ये 100% इंफॉर्मेशन आर के बारे में दे पाएंगे कि आर 10, 20, 25, 50 इतने यूनिट का है और वो वेक्टर ए से इतने एंगल पे है। तो क्लियर हो जाएगा उसकी दिशा कहां जा रहा है। और मैग्नीट्यूड तो हमने आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकाल लिया है। तो वो अल्फा निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे कैसे निकलेगा अल्फा, देखिएगा यहाँ पे अगर अल्फा कोण बनाता है, अगर हमने क्या लिखा, आर की दिशा ज्ञात करने के लिए अगर माना वेक्टर आर वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है, तब अल्फा निकालते हैं। एक काम करते हैं, त्रिभुज, इस वाले ट्रायंगल को देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल को वैसे पीछे भी मैं एक बार करा चुका हूं, रिपीट में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू कर रहे हैं। पहली बात, पैरेललोग्राम का वहां पे ट्रायंगल था, और चूंकि वहां पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, तो एक बार और देख लो आप, शायद यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ओ ई क्यू से, त्रिभुज ओ ई क्यू से क्या लिखेंगे भाई, tan अल्फा लिखते हैं, tan अल्फा, क्योंकि अल्फा निकालना है। tan अल्फा क्या होता है भाई, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यानी कि अल्फा के सामने वाली जो भुजा है यही लंब होगी। जिस थीटा की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा ही लंब होती है, और जहां पे वो बना होता है वो उसका आधार होता है, और सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो इसके लिए ये हो गया इसका लंब, यानी कि tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब यानी कि क्यू ई बटे आधार। आधार में आपको पूरा लिखना पड़ेगा ओ ई, आधार में आपको पूरा लिखना पड़ेगा ओ ई। अब क्या हो जाएगा आगे, अगर इसको ले जाएं तो लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर क्यू ई तो है ही डिवाइडेड बाई ओ ई को दो पार्ट में तोड़ दो, ओपी प्लस पीई, ओपी प्लस पीई। अब ध्यान से देखो, इसको वेक्टर्स में लिखते हैं, वेक्टर्स में लिखेंगे तभी अल्फा का वेक्टर्स के थ्रू रिलेशन निकलेगा, और सॉल्व करके हम tan थीटा या फिर tan अल्फा निकाल पाएंगे कुछ हल करके। तो अब देखो QE है, अगर QE की बात करें, QE, अभी QE को हम क्या लिखें, किस वेक्टर के फॉर्म में लिखें, कुछ नहीं पता है, चलो तो बदलेंगे अभी, कोई बात नहीं। OP की बात करें तो OP तो वेक्टर A है, चलो ठीक है, एक रिलेशन मिल गया। PE क्या है, PE है और PQ cos थीटा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, और PQ क्या है, वेक्टर B है, तो वेक्टर B cos थीटा यहाँ पे लिखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो PE तो चलो निकल गया, B में रिलेशन वेक्टर A निकल गया, QE निकालना पड़ेगा। QE निकालने के लिए एक काम करते हैं, अगर QE निकालना है तो छोटे वाले त्रिभुज PEQ से, त्रिभुज PEQ से, चलो दोनों निकाल देता हूं मैं। दोनों ने PE मैंने निकाला था यार थोड़ी देर पहले, भी नोट्स में तुम लिखोगे तो सब लाइन से एक पेज में आएगा, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। PE निकाला था, त्रिभुज PEQ से साइन थीटा निकालो, साइन थीटा आधार यानी कि नहीं सॉरी, लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा, ये वाला थीटा है ना, साइन थीटा, लंब यानी कि QE और बटे कर्ण होता है, कर्ण यहाँ पे फिलहाल PQ है, तो QE बराबर क्या लिख सकते हो, QE बराबर क्या लिख सकते हो, इसके बटे एक करके फिर गुणा करोगे तो लिख सकते हो PQ साइन का थीटा। और अब यहां से QE बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों, PQ क्या है, P से Q वेक्टर B है, तो इसको लिख सकते हो वेक्टर B साइन का थीटा। और ऐसे ही एक बॉक्स बना के थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था मैंने, PE बराबर वेक्टर B cos थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, QE बराबर वेक्टर B साइन थीटा आया, साइन थीटा। अब एक काम करते हैं,
अब वापस से इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, इन वैल्यूज को इसमें रखते हैं, तो tan अल्फा बराबर QE की जगह पे रख दो B sin थीटा और डिवाइडेड बाई OP की जगह पे वेक्टर A है, तो A प्लस PE की बात कर रहे हैं, PE कितना आया था, B cos थीटा आया था, हमने रख दिया। चूंकि tan अल्फा निकाल रहे हैं हम, दिशा निकालेंगे, अल्फा यहां से निकलेगा, और चूंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बार बार हम वेक्टर का परिमाण रखेंगे, जब सवाल लगाएंगे तो वेक्टर B बराबर 10 यूनिट 20 यूनिट 30 यूनिट जो भी दिया होगा उसका परिमाण यहाँ पे रखेंगे, A बराबर जो दिया होगा वो रखेंगे, B बराबर जो दिया होगा वो रखेंगे, साइन थीटा में थीटा उन दोनों के बीच का कोण है, जितना कोण दिया होगा वो रखेंगे। तो इसलिए हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, हम केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो हमने वेक्टर हटा दिया। तो tan अल्फा बराबर QE की जगह पे B sin थीटा अपॉन OP A है, तो A प्लस PE क्या है, B cos थीटा, tan अल्फा बराबर आ गया B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। यहां से बच्चों, यहां से हम वेक्टर R द्वारा वेक्टर A से बनाया गया कोण अल्फा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो अब अगर हमें परिणामी वेक्टर R निकालना हुआ तो बार बार हमें पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे R का वही फॉर्मूला पुराना वाला जो यहां पे भी आया, और चाहे वो मैग्नीट्यूड की बात करें, चाहे वेक्टर R वेक्टर A से कितना एंगल बना रहा है उसकी बात करें, वहां पे भी अल्फा निकाला था हमने, वो भी वेक्टर A से R द्वारा बनाया गया कोण था, यहाँ पे भी हमने निकाला। सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो अलग है, वहां पे ट्रायंगल लॉ था, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ है, एनालिटिकल मेथड कह सकते हो, बस अलग है, ठीक है। बाकी जो मैथमेटिकल रिलेशन आएगा वो तो जाहिर सी बात है वहां भी वही आएगा और यहाँ भी वही आएगा, वो तो बदलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अब tan अल्फा आप निकाल लेंगे यहां से, आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा आप बताइएगा। तो कहीं कहीं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ा अलग है वेक्टर, चूंकि इसके बारे में आप 9th में 10th में कभी भी आपको कोई हिंट नहीं मिला, कुछ बेसिक नहीं मिला, कुछ भी बता नहीं गया, तो ये बेसिक भी हम यही सीखेंगे, फिर हम मॉडरेट लेवल और हाई लेवल भी यही सीखेंगे। तो इसलिए आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने पीछे इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, आपको इसके बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। पहले से जब नाम जानते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं तो सीखना आसान होता है, बिल्कुल नया है इसलिए थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको फील तो आ रहा होगा कि हाँ अब मैं 11th में आ गया हूं। तो वैसे भी ये लेक्चर आधे घंटे का आई थिंक हो गया होगा, अभी देखूंगा, तो बहुत लंबा करना ठीक नहीं है, फिर बाकी की चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था, ये नोट्स आप लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।